हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। यानी ये लेसन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा और ये लेसन कठिन भी है। ये लेसन अगर देखा जाए बाकी लेसन की अपेक्षा ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि देखिए अगर आप किताब से किसी अगर पढ़ रहे होंगे तो इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें अपेक्षित अधिगम कुछ पता ही नहीं चलता है ये कहना क्या चाह रहा है। लेकिन हम आप लोगों को इस हिसाब से बताएंगे कि देखिए आप ये लेसन आपके लिए बहुत इजी लेसन होगा और ये बहुत छोटा लेसन है, इसको हम तुरंत कंप्लीट करेंगे। और देखिए लास्ट में हम अब तक जितना हम शिक्षण अधिगम पढ़ चुके हैं तो हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए अपेक्षित अधिगम तो सबसे पहले समझते हैं हम अपेक्षित है क्या, यानी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लर्निंग होती क्या है। तो इसका सबसे पहले समझिए अर्थ। यहाँ से पूछा जाता है कि अपेक्षित अधिगम से क्या तात्पर्य है या इसका अपेक्षित का अर्थ बताइए। ठीक है, तो अपेक्षित का मतलब होता है जो अपेक्षा की गई है, यानी जिसकी आशा या उम्मीद की गई है। ठीक है, यानी अपेक्षित का क्या मतलब है, जिसकी अपेक्षा की गई हो या जिसकी आशा या उम्मीद की जाती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अपेक्षित। अब देखिए इसकी परिभाषा समझिए। यह वह परिणाम या लक्ष्य होता है जिसकी शिक्षक या पाठ्यक्रम से उम्मीद की जाती है। ठीक है, कि छात्र प्राप्त करे, यानी जिस हद तक छात्र से उम्मीद की जाती है कि उन लक्ष्यों को साथ छात्र प्राप्त कर सके। तो देखिए उदाहरण समझिए। तो देखिए उदाहरण है, कक्षा 5 के छात्रों से यह अपेक्षित है, यानी यह अपेक्षा की जाती है कि वे गुणा और भाग को समझ सके। यानी अगर कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि उसको गुणा और भाग आना चाहिए। ठीक है, यानी आता होगा। अब देखिए अधिगम क्या है। तो अधिगम के बारे में इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इस चैप्टर में है तो इसको हम दोबारा बता रहे हैं। यानी अधिगम का अर्थ है सीखने की क्रिया, यानी ज्ञान कौशल व्यवहार आदि को सीखना या प्राप्त करना। ठीक है, यानी देखिए अधिगम का मतलब है सीखने की क्रिया। चलिए अब आगे समझते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्र किसी विषय को समझते हैं, अभ्यास करते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। आत्मसात मतलब उसको याद करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, भाषा अधिगम के अंतर्गत छात्र व्याकरण, शब्दावली और वाचन कौशल सीखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं स्तर। यानी स्तर क्या है, इसका अर्थ समझिए। तो देखिए स्तर का मतलब है कोई विशेष स्थिति या श्रेणी, यानी किसी वस्तु, ज्ञान या कौशल की मात्रा या गुणवत्ता की माप। ठीक है, यानी स्तर का मतलब होता है किसी विशेष स्थिति या श्रेणी, ठीक है, या कौशल की मात्रा या गुणवत्ता की माप करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्तर। तो देखिए यह विद्यार्थियों की समझ या दक्षता के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों की समझ, ठीक है, और दक्षता के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। जैसे देखिए क्लास में हर बच्चे का स्तर अलग-अलग होता है। कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है, कोई ज़्यादा धीम होता है, कोई मीडियम होता है। चलिए अब समझते हैं गणित में अधिगम स्तर के अनुसार छात्र को प्रारंभिक, मध्यम या उच्च स्तर पर आंका जाता है। ठीक है, यानी गणित में हम देखिए क्या करते हैं कि अधिगम स्तर के अनुसार छात्र को देखिए प्रारंभिक है या मध्यम है या उच्च स्तर, इन विधियों से हम आंक सकते हैं, यानी उसका आकलन करते हैं। अब चलिए हम समझते हैं अधिगम स्तर का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग लेवल। तो देखिए अधिगम स्तर का अर्थ है विद्यार्थी ने किसी विषय या पाठ को कितने अच्छे से समझा है और वह उस ज्ञान कौशल को, यानी ज्ञान या कौशल का कैसे प्रयोग कर सकता है। यह सीखने की गहराई और गुणवत्ता को दर्शाता है। यानी जो अधिगम स्तर है ये सीखने की गहराई और गुणवत्ता को दर्शाता है। तो देखिए अधिगम स्तर जरूरी क्यों है, तो चलिए समझते हैं। यह निर्धारित करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और कितना सीखा है। यह शिक्षण की योजना, शिक्षण विधियों और आकलन को दिशा देता है। ठीक है, इससे शिक्षक यह समझ सकता है कि किस बच्चे को और सहायता की आवश्यकता है। यानी इससे शिक्षक को यह समझ मिलती है कि बच्चे को किस स्तर तक सहायता की आवश्यकता है। और अगला पॉइंट है देखिए, यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। यानी ये कैसी शिक्षा को बढ़ावा देता है, समावेशी शिक्षा को। चलिए अब हम समझते हैं अधिगम स्तर के प्रकार। तो देखिए पहला प्रकार है न्यूनतम अधिगम स्तर।
ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम लर्निंग लेवल, MLL। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर वे मूलभूत ज्ञान और कौशल हैं जो किसी कक्षा के अंत तक हर बच्चे में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। यानी देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर कहता है कि हर बच्चे के अंदर ज्ञान कौशल, यानी अगर कक्षा का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है पूरा होने के बाद उसको कम से कम कुछ चीजें तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, ताकि वह अगली कक्षा में पढ़ाई को समझ सके। ठीक है, यानी अगर उसने पहली वाली कक्षा में जितना पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा उसको जरूर आना चाहिए, जिससे कि अगली कक्षा में वो पढ़ाई को समझ सके। अगला है देखिए, यह सभी बच्चों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को दर्शाता है। यानी ये हर बच्चे के लिए जो है आवश्यक होती है न्यूनतम योग्यता, उतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए। उदाहरण समझिए, देखिए कक्षा 3 जैसे गणित विषय है, 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सके। यानी अगर कोई बच्चा कक्षा 3 में है तो 2 अंकों का जोड़ और घटाव कर सके। घड़ी में समय पढ़ सके, यानी घड़ी में वो टाइम बता सके, ठीक है, घंटा और मिनट में अंतर बता सके। अगर कक्षा 2 में है तो देखिए भाषा का ज्ञान कितना होना चाहिए, छोटे वाक्य पढ़ सके और उनका अर्थ समझ सके। ठीक है, छोटे-छोटे वाक्यों को वो पढ़ सके और उनका अर्थ समझ सके। सही शब्दों में सॉरी सही शब्दों से रिक्त स्थान भर सके, यानी जो सही शब्द हैं उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सके। चलिए अब इसका हम समझते हैं महत्व। तो देखिए इसका महत्व क्या है? MLL यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा कम से कम जरूरी ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, यानी कम से कम जिसकी जितना उसको जरूरत है, ठीक है, उसको चाहिए उतना ज्ञान उसे जरूर होना चाहिए। यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में काम करता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रकार है देखिए दूसरा, अपेक्षित अधिगम स्तर। चलिए आगे समझते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। ये देखिए दूसरा प्रकार है, पहला था न्यूनतम अधिगम स्तर और दूसरा अपेक्षित अधिगम स्तर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा, अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब है बच्चे ने किसी पाठ या विषय को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखा है या उससे क्या क्या सीखने की उम्मीद की जाती है। ठीक है, यानी पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे से जो सीखने की उम्मीद की जाती है उसे अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। यानी जब टीचर कोई पाठ पढ़ा रहा होता है, ठीक है, पाठ पढ़ाने के बाद वो ये उम्मीद करता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे को आना चाहिए। यानी टीचर जो है यह उम्मीद करता है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, यह बताता है कि बच्चा क्या जानता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है क्या जानता है, क्या समझता है और उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करता है। यानी जो ज्ञान उसने सीखा है इसका प्रयोग वो किस प्रकार करता है। तो उदाहरण समझिए, उदाहरण देखिए है कि मान लीजिए कक्षा 5 में गणित पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर कक्षा 5 में गणित पढ़ाया जा रहा है तो अपेक्षित अधिगम स्तर यह बता सकता है कि छात्र भागफल निकालना जानता हो, ठीक है, सरल समीकरण हल कर सके और गणितीय समस्याओं को समझकर हल कर सके। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं यह किसके लिए उपयोग होता है। तो देखिए शिक्षकों के लिए, ताकि वे जान सकें कि बच्चों को क्या सीखना है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि वह कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या सीखना बाकी है। ठीक है, जैसे परीक्षा मूल्यांकन के लिए अधिकतम, देखिए जैसे है परीक्षा मूल्यांकन के लिए अधिगम स्तर के आधार पर ही सवाल और मूल्यांकन होते हैं। ठीक है, अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए शिक्षण का स्पष्ट लक्ष्य तय करना, यानी इसका उद्देश्य है कि शिक्षण का जो है स्पष्ट लक्ष्य तय करना। अपेक्षित अधिगम यह स्पष्ट करता है कि पाठ या विषय पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या-क्या सीखना है। ठीक है, इससे शिक्षक को सही योजना बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, शिक्षक को क्या है सही योजना बनाने में मदद मिलती है। अगला है सीखने की प्रगति को मापना, यानी सीखने की गति को हम यानी प्रगति को माप सकते हैं। जैसे यह जानने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा और क्या कर पा रहा है। ठीक है, इससे मूल्यांकन करना आसान होता है। ठीक है, अगला है देखिए बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतें पहचानना। अगला उद्देश्य है कि व्यक्तिगत जरूरतें बच्चे की पहचानना। तो देखिए यदि कोई बच्चा अपेक्षित अधिगम स्तर तक नहीं पहुंचा है,
ठीक है? यानी जितनी उम्मीद की जाती है बच्चे से अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो उसे अलग से मदद दी जा सकती है। अगर देखिए किसी बच्चे ने जैसे जितना शिक्षक उम्मीद कर रहा है उस वहाँ तक अगर नहीं सीख पा रहा है, तो देखिए बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा क्लास देनी चाहिए, जिससे कि वो उस लेवल तक पहुँच सके। इससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? अगला है देखिए अध्यापन में सुधार करना। यानी देखिए जो टीचिंग में सुधार क्या करना है तो देखिए यदि अधिकांश बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है? यानी ज्यादातर बच्चे अगर हैं जो टीचर उम्मीद कर रहा है कि इतने तक पढ़ना चाहिए मतलब बच्चों को इतना आना चाहिए, वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शिक्षक अपनी विधियों में सुधार कर सकता है। यानी अगर ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? यानी कोई विषय वस्तु को अच्छे से अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षक को उन विधियों को सुधारना चाहिए, ठीक है? यानी वो तरीके चेंज करना चाहिए जिससे कि बच्चों को समझ में आए। ठीक, अगला है देखिए शिक्षक और पालक को सूचना देना। तो यहाँ पर वो सब्जी वाला पालक मत समझ लेना वो जो खाने वाला होता है। यहाँ पर पालक का मतलब है अभिभावक यानी बच्चे के पिता, ठीक है? यहाँ पर अभिभावक से मतलब है यानी पालकों को भी यह जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा कक्षा स्तर के अनुसार सीख रहा है या नहीं। यानी इससे देखिए अभिभावक को पता चलता है कि बच्चा जो है अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार सीख पा रहा है या नहीं। ठीक है? देखिए ये लेसन काफ़ी छोटा था, अपेक्षित अधिगम स्तर इसको हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है और और हम आगे 2-3 दिन में ये शिक्षण अधिगम को बिल्कुल समाप्त कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए देखिए हम थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो हम स्टार्टिंग से ये प्रश्न जो रखे गए हैं ये शुरुआत से हैं, ठीक है? जो हम लेसन इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है शिक्षण का अभिप्राय है तो पढ़ाना, सिखाना या अधिगम या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न सही होगा आपका देखिए उत्तर है ए यानी पढ़ाना। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? पढ़ाना। ये मत सोच लेना कि उपर्युक्त सभी लिखा है तो उपर्युक्त लगा देंगे, ये गलत है, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है देखिए कह रहा है कि शिक्षण का संबंध नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। जैसे शिक्षण का संबंध नहीं है, तो देखिए शिक्षक से तो संबंध है, विद्यार्थी से भी संबंध है और पाठ्य पुस्तक से इससे भी संबंध है। तो डी ऑप्शन सही होगा। कोई नहीं यानी इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। किसका कथन है? यानी ये कथन किसने कहा है? तो देखिए ए ऑप्शन सही होगा स्किनर ने। ये किसने कहा है? स्किनर ने। अगला प्रश्न है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है किसकी परिभाषा है? तो ये देखिए परिभाषा क्या थॉमसन की परिभाषा है या एन एल गेज की है या जॉन ब्रूवेकर की है या बर्टन की? तो देखिए ये परिभाषा दी है बर्टन ने। ये किसने परिभाषा दी है? ये बर्टन ने दी है परिभाषा। अगला प्रश्न है देखिए शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ। तो देखिए जब हम पढ़ा रहे थे वहां हमने बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया में कितने स्तंभ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी यानी 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है देखिए शिक्षक, एक होता है शिक्षक यानी जो पढ़ा रहा है, एक होता है छात्र, ठीक है यानी विद्यार्थी और तीसरा स्तंभ है पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं सिलेबस यानी टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। ये 3 स्तंभ हैं शिक्षण प्रक्रिया की। ठीक है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण होता है कैसा? सुनियोजित, सुझावात्मक, प्रेरणात्मक या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए सही होगा सुनियोजित यानी शिक्षण कैसा होता है? सुनियोजित। अगला प्रश्न है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है यानी शिक्षक के सामने कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं शिक्षण के दौरान? तो देखिए शिक्षण माध्यम की समस्या तो ये हो सकता है, ठीक है। सह शिक्षा भिन्नता ये भी हो सकता है। वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कह रहा अव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। तो देखिए अव्यय और अवरोधन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से या विद्यालय से या विद्यार्थियों से या समाज से? तो देखिए अव्यय और अवरोधन वो विद्यार्थियों से संबंधित होता है। किससे? विद्यार्थियों से। तो देखिए अगला प्रश्न है सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का है? यानी किस विचारधारा का मानना है? तो देखिए ये संस्कृत की सूक्ति है। ये जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस सूक्ति के बारे में आपको बताया है। तो देखिए इसका मतलब होता है वही विद्या है जो मुक्त कर दे यानी विद्या वही है जो मुक्ति दे। ठीक है। देखिए यानी हम कह सकते हैं सच्ची शिक्षा या ज्ञान वही है जो हमें अज्ञानता अंधविश्वास से दूर करे। ठीक है। तो यानी ये किस विचारधारा का मानना है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। किसका है?
आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। कथन किसका है? ये कथन किसका है कि संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है? तो प्लेटो का, जॉन डूवी का, या स्पेंसर का, या टीपी नन का? तो देखिए ये कथन है स्पेंसर का। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी? तो देखिए ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, यानी ज्ञानात्मक भी होगा, भावात्मक भी होगा और क्रियात्मक भी। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनुदेशन संबंधित है ज्ञानात्मक उद्देश्य से, भावात्मक उद्देश्य से, क्रियात्मक उद्देश्य से या उपरोक्त सभी? तो देखिए अनुदेशन जो है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य से है संबंधित। किससे है? ज्ञानात्मक। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण की विशेषता होती है। ठीक है। तो देखिए विचारों को गहनता देना, ठीक है, यानी विचारों की गहनता। अगला है पारस्परिक अंतःक्रिया, ठीक है, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए डी ऑप्शन सही होगा। जब हम संप्रेषण लेसन पढ़ रहे थे हमने ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, या अनुभूति करना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, यानी पाठ्य जो है वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त हो। अगला प्रश्न है देखिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, यानी जब टीचर देखिए किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहा होता है यानी विश्लेषण कर रहा होता है, तो देखिए किस प्रकार संप्रेषण होता है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब शिक्षक विश्लेषण करता है तो लिखित भी करता है और मौखिक भी करता है, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा, आ और बा दोनों। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सा ऑप्शन। तो चलिए देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि देखिए हमने 15 ही क्वेश्चन लिए थे। अब 2 क्लासेस के बाद ये जब हम शिक्षण अधिगम को कंप्लीट कर लेंगे, तो जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ये सारे हम आपको करवाएँगे। फिर देखिए अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी पर हम आएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।